बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 104 सेट्स एंड लॉजिक के मिड टर्म की तैयारी के हवाले से आज मैं सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर से पहले तमाम टॉपिक कवर कर चुका हूँ। उसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे वो वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से। इसके आगे जो हमारे दो बेसिक टॉपिक्स होंगे वो फंक्शंस और रिलेशन से रिलेटेड होंगे। इन रिलेशंस की टाइप पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और फंक्शंस की टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसमें तमाम के तमाम जो टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो आप MCQs के हवाले से उसको फोकस कीजिएगा। इस वीडियो में MCQs के साथ साथ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उस हवाले से ये वीडियो पहले की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन के हवाले से जो MCQs बन सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में कितने नंबर होते हैं जी? 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक ख़ास ऑर्डर में लिखे जाते हैं, जैसे 12 और 5। ख़ास ऑर्डर से मुराद ये है कि पहले वाले को हम X कंसीडर करते हैं, दूसरे वाले को Y कंसीडर करते हैं। यानी पहले वाला आपका X होगा, दूसरे वाला Y होगा। X जो है वो ग्राफ में अगर हम शो करें तो ये हॉरिजॉन्टल नंबर होता है, जबकि Y दूसरा नंबर वर्टिकल होता है। ठीक है, जो यहां पर याद रखने वाली चीज वो ये है कि B A के बराबर नहीं होता। ठीक है, यानी अगर कोई से 2 नंबर एक जैसे हो, 1 2 हो, तो 2 1 बराबर नहीं होगा। हाँ, अगर AB CD के इक्वल कब होगा? जब दोनों बराबर हो, AB बराबर हो, ये वाला B बराबर हो। यानी यहाँ पर 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 प्लस, तो यहाँ पर 1 + 1 भी हो सकता है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 + 1 भी हो सकता है। तो ये दोनों सेम उसी सूरत में होंगे अगर पहला नंबर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। ओके, ये MCQs जो है वो एक्सपेक्टेड है। आगे प्रोडक्ट 2 नंबरों का या 2 सेट्स का वो हम कैसे निकालते हैं, उसका MCQs बन सकता है कि प्रोडक्ट में याद रखिएगा पहला A जो है वो सेट A से लिया जाता है। यानी पहला नंबर ऑर्डर्ड पेयर में सेट A से लिया जाता है, दूसरा नंबर B से। अगर A क्रॉस B निकाल रहे हो, अगर B क्रॉस A निकाल रहे हो तो उस सूरत में B आपका A B से और A आपका A से। ठीक है, सेम वही चीज़ आएगी। आगे कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन, ये याद रखिएगा कि R² जो है ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर को शो करता है। R² यहाँ पर मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर आपके पास X वाला और Y वाला। ठीक है, एक नंबर आपका X पे बिलोंग कर रहा है और Y पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए R² यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर R² वो जो जनरली हम लेते हैं वो स्क्वायर नहीं है, बल्कि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, कार्टेशियन प्लेन के लिए सारी। ठीक है, XY प्लेन भी इसको हम कहते हैं। तो कॉल द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपको पूछ सकता है MCQs में, R² क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। ओके, चलिए इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये भी इसमें कवर हो जाए। ठीक है, R² इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है जी, ये आपका एक्सपेक्टेड MCQ है। रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने A क्रॉस B निकाला हो, जैसे कि यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये A क्रॉस B निकाला है। इस A क्रॉस B में कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 1 ले लें, वो आपका रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर या सबसेट कह लें कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बनते हैं वो आपके रिलेशन कहलाएंगे। ठीक है, यानी A क्रॉस B या A एंड B का ऑर्डर्ड पेयर अगर R से बिलोंग कर रहे तो वी से दैट A इज रिलेटेड टू B। अच्छा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर A B आपने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया है A क्रॉस B में से, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि A जो है वो B से रिलेट करता है। अगर आपने एक ऐसा पेयर ले लिया है, सपोज यहाँ से हम एग्जांपल से देख लेते हैं
यहाँ पर आपने A1 लिया है, तो ये तो आपका R होगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। सपोज आपने एक रिलेशन लिया है A क्रॉस B में से क्या 1 और A, तो ये यहाँ पर देखिएगा A क्रॉस B में बिलोंग करता है, ये वाला इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ले लेते हैं 2 क्रॉस C या 2 क्रॉस D कर लें, चले, अब ये देखिए क्या ये इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर रिलेशन है तो उसको हम लिखते हैं कि 1 रिलेट करता है A से, अगर नहीं है तो हम कहते हैं 2 रिलेट नहीं करता D से, ओके। तो इसको हम मैथमेटिकल सिंबल में किस तरह लिख सकते हैं वो अब हम देखेंगे। जी, तो इसको हम ये इस तरह लिखेंगे कि अगर एक आपने पेयर ले लिया या एक रिलेशन ले लिया है तो उसको हम लिखेंगे A रिलेट करता है B से, ओके। नहीं करेगा तो उसको नॉट लिखेंगे कि ये A जो है वो रिलेट नहीं करता B से, ओके। तो ये आपका MCQ बन के आ सकता है। इसके बाद ये भी वही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे जो डोमेन एंड रेंज हम देख लेते हैं कि ये कैसे निकालनी है। डोमेन जो है वो पहले नंबर ऑर्डर्ड पेयर में से अगर आप लेते हैं डोमेन होती है, अगर दूसरे नंबर लें तो वो आपकी रेंज होती है, ठीक है। तो उसके लिए ये हम यहाँ पर सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ये आपकी डेफिनेशन होगी डोमेन की, ठीक है। डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, और रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो आप बस इतना भी लिख दें कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के और सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रेंज होगी, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट एंड इक्वलिटी रिलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की तरफ आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट अगर तो A क्रॉस A के तमाम आप ले लेते हैं ना, सपोज आपने ये एग्जांपल देखी थी, अगर इसमें से तमाम आप नंबर ले लेते हैं तो जो आपका A क्रॉस B का रिलेशन होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो A क्रॉस B होता है वो भी एक इटसेल्फ रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर आप तमाम ले लेते हैं, जैसे ये उसने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, तो ये आपको पेपर में 2 नंबर 3 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है कि A और B दिया गया हो तो उसमें आपको बोलेगा कि आप रिलेशन लिखें। तो आपने A क्रॉस B लेके आपको ये भी कह सकता है कि यूनिवर्सल रिलेशन लिखें, तो आपने A क्रॉस B करके तमाम लिख देने हैं। अगर आपको बोलता है कि ऐसा रिलेशन लिखें जिसमें दोनों बराबर हो, तो वो तो ऐसा कोई नहीं होगा ना, तो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी अगर दोनों बराबर हो, यानी यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पर भी 1 हो, तो वो बराबर हो जाते हैं। A B बराबर वाला तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपका एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका एम्प्टी सेट रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह एम्प्टी सेट B बिलोंग करेगा R से और ये A क्रॉस A से B, यानी एम्प्टी सेट जो वो सब सेट होता है यूनिवर्सल सेट का, ओके। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि A क्रॉस A हो या B क्रॉस B हो या C क्रॉस C हो, तो आपके यूनिवर्सल रिलेशन होंगे। और जो अगर रिलेशन में कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा वो आपका एम्प्टी सेट होगा। इनवर्स रिलेशन बहुत सिंपल है। इनवर्स रिलेशन में आपने क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर देना होता है। जैसे अगर पीछे वाली एग्जांपल में आप देखें, ये यहाँ पर इस एग्जांपल में 1y 1z 3y, अगर मैं कहता हूँ कि इसका रिलेशन ले तो इसको उल्ट कर देंगे, y1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये एक रिलेशन है, तो अगर आपने इसका उल्टा लेना है तो अब y1 कर दिया, z1 कर दिया, y3 कर दिया, ये आपका इनवर्स रिलेशन आ गया। इनवर्स रिलेशन का एक MCQ ये बन सकता है कि दोबारा अगर इसका इनवर्स ले तो फिर ये असल फॉर्म आ जाती है, तो ये आपका R के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन वो रेंज ऑफ R होगी। उल्टा होगा ना कि जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी, वाइस वर्सा है, ठीक है जी। आगे है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके।
स्टूडेंट्स बेसिक डायग्रामेटिकली दो तरीके हम देखेंगे, एक डायरेक्टेड ग्राफ वाला, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ वाला, दूसरा जो है एरो वाला, और एक जो है डायग्रामेटिकली नहीं है वो है आपका मैट्रिसेस वाला, ठीक है। तो पेपर में ये 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि रिलेशन को ज़ाहिर करने के या रिप्रेजेंट करने के तरीके बताएं। तो तरीके आपको डायग्रामेटिकली भी पूछ सकता है या सिंपली ये भी कह सकता है कि तरीके बताएं। तो ये 3 तरीके लिखते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, दूसरा एरो वाला, और तीसरा क्या है मैट्रिसेस वाला। लेकिन अगर डायग्रामेटिकली पूछे तो 2 ही हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और एरो वाला। बहुत आसान काम है। तो इन तीनों तरीकों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो कह रहा है कि वी कैन रिप्रेजेंट दिस रिलेशन, एक आपको रिलेशन दिया गया है, इसको यहां पर उसने 2 तरीकों से शो किया हुआ है। एक तो है मैट्रिसेस वाला। मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान काम है, जो आपके सेट ए और बी दिए गए होते हैं, एक को आपने नीचे लिख लेना है, यहाँ पर ये लाइन लगा के इस तरह आपने ये ए वाला ले लिया और ऊपर आपने बी वाला ले लिया। ये आपकी मर्जी है, बी वाला नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या था 1 2 3, बी क्या है XYZ। अच्छा, जो तो इस ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक आपको नजर आए वो 1 हो जाएगा, यानी 1y देखें, यहाँ पर ये 1 है, ये b है, तो 1y ये वाला आपका क्या आ रहा है, इसमें प्रेजेंट है तो 1 आ गया। इसके बाद 1x के देखें यहाँ पर है नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरह ये 1z है, 1z के नीचे ये 1 आ गया। इस तरह 3y है, 3 और y वाला देख लें 1 आ गया, बाकी सारे 0 आ जाएंगे, ठीक है। यानी ऑर्डर पेयर के मुताबिक आपने मैट्रिक्स बना दिया। ओके जी, तो ये आपका 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है। सेकंड है एरो की मदद से। तो एरो की मदद से आपने इसी तरह 2 सेट ले लिए, ए और बी, इसमें ए के नंबर आ जाएंगे 1 2 3, इसमें बी के नंबर आ जाएंगे x y z। तो आपने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एरो को कनेक्ट करना है। 1 किसके साथ हो रहा है y के साथ, तो ये 1 को y के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर 1 किसके साथ हो रहा है z के साथ, तो 1 से z की तरफ ये एरो आ गया। 3 किसके साथ हो रहा है y के साथ, तो ये y के साथ आ गया। ओके जी। तीसरा डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में आपने सबसे पहले देखना होता है कि एलिमेंट कितने हैं किसी सेट में। जैसे ये R आपको एक रिलेशन दिया गया है, ए ही से लिया गया रिलेशन है, एक राह से ए से 1 2 3 4, तो 1 थोड़े से गैप डाल के 2 3 4, ये आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ 3 रख ले, यहाँ 4 रख ले, लेकिन मैंने यहाँ 1 2 ऑर्डर में लिख दिया 3 और 4। ओके, तो ये लिखने के बाद आपने इस रिलेशन के मुताबिक जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको कनेक्ट करना है। अब एरो से ही कनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर सेट नहीं बनाए गए, सिंपली सीधे सीधे डायरेक्ट ग्राफ या डायरेक्टेड एरो बना दिए गए हैं, ठीक है। 1 को किससे लिंक करना है, पहले 2 के साथ, तो ये 1 का 2 का एरो आ गया। ओके, फिर 2 को किससे करना है, 2 से। अगर सेम एलिमेंट को आपने कनेक्ट करना हो तो ऊपर ये लूप चलाते हैं, इसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। 2 को किससे करना है, 4 से, तो 2 को 4 से कर दिया। 3 को 2 से, 3 को 2 से कर दिया। 3 को 4 से, 3 को 4 से कर दिया। 4 को 1 से, तो ये 4 को 1 से कर दिया। 4 को 3 से, 4 को 3 से कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो ये 3 तरीके आगे हम हर एक रिलेशन की टाइप में भी यूज़ करेंगे। आगे फिर मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इसी तरह ये एक एग्जांपल है, इसमें आप देखिएगा 6 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 3 4 6, इसमें 5 नहीं लिया गया चूँकि सॉरी 5 है, 5 ही एलिमेंट यहाँ पर ले लिया हमने, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी लूप चलानी है, जहाँ पर लूप चलती है और साथ में जो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है जी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन पहले नंबर पे ये याद रखिएगा 3 सेट में होगी, ए बी और सी में, ठीक है। अगर ग्राफ के बगैर आपने कंपोजिशन निकालनी हो तो उसका आसान तरीक़ेकार ये होता है कि आपने रिलेशन में देखना है पहले, यानी 1a 2d 3c, बल्कि ये r दिया गया है और ये s दिया गया है, ये 2 रिलेशन दिए गए हैं 3 सेट में से, r और s। तो फाइंड हमने करना है r कंपोजिट s, r कंपोजिट s फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम देखें 1 को किससे कनेक्ट किया हुआ है, a के साथ। फिर s में देखेंगे a किसके साथ हो रहा है,
तो ए तो किसी के साथ नहीं हो रहा, इसका मतलब है 1 का कोई भी आपको कंपोजिट नहीं मिल रहा। फिर 2 को देखें किसके साथ किया गया है, डी के साथ। 2 को डी के साथ किया गया है, तो यहाँ पर डी किसके साथ है, जी के साथ है, तो इसका मतलब है 2 और जी का कंपोजिशन बन जाएगा। समझ आ गई? तो 2 एंड जी का ये देखा पहले ऑर्डर पे आ गया। फिर इसी तरह 3A देखेंगे, 3A, अब एस में ए देखेंगे किसके साथ लिंक हो रहा है, तो किसी के साथ नहीं हो रहा, तो 3 का बी फिर ए के हिसाब से कोई नहीं बनेगा। अब 3 का डी के साथ देखेंगे, 3D, अब डी देखेंगे यहाँ पर किसके साथ लिंक हो रहा है, तो जी के साथ है, ये देखिए डी जी के साथ हो रहा है, तो फिर 3 और जी जो है एक कंपोजिट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको अगर ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना चाहें तो 3 सेट आपके पास ए बी सी, तो इन तीनों के आपने एरो लिंक कर देना जिस तरह पहले आपने लिंक किया था। यानी यहाँ पर देखें 2 को जी के साथ किया गया है, तो 2 को यहाँ पर ये बल्कि कंपोजिट लिया गया है। अगर आपने इस रिलेशन के हिसाब से देखना है तो पहले हमने ए के बना लिए, बी के बना लिए, फिर सी के बना लिए। ठीक है, ये रिलेशन में पहले 1A है, फिर 2D है एंड सो ऑन। अब देखिए 1A है, ए के साथ कोई नहीं है, 2 के साथ क्या आ रहा है, D है, तो D के साथ क्या है, Z है, तो 2Z आ गया। तो ग्राफ में भी आपको कंपोजिट लेना पूछ सकता है कि आपको ग्राफ देगा और बोलेगा जिसका कंपोजिट क्या है। बहुत सिंपल है। तो पहले आप देखें 1A है, एक आगे किसी के साथ लिंक नहीं है, 2 का D के साथ है, तो D का किसके साथ है, G के साथ है, तो 2Z आ जाएगा। 3A के साथ आगे कोई लिंक नहीं है, फिर 3 का D के साथ है, D का फिर आगे किसके साथ लिंक है, G के साथ। क्लियर? 4 का किसी के साथ नहीं है, तो यही आपका कंपोजिट आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 नंबर का सवाल दे सकता है, MCQ भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे कंपोजिट की डेफिनेशन अब हम मैथमेटिकल देख लेते हैं। MCQ जो बन सकता है वो ये है कि आर कंपोजिट S किस तरह हम गेट करते हैं कि A और C, यानी अगर 2 आपके रिलेशन है ना, A और B बिलोंग करता है R से, और B और C अगर S से बिलोंग करता है, जिस तरह भी हमने देखा था, तो A B के साथ क्या C, फिर A और C जो है वो आपका कंपोजिट हो जाएगा। A एंड C आपका क्या होगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और इस कंपोजिट को हम RS सिंपल भी लिख सकते हैं, या इसको R कंपोजिट S, ये इसका सिंबल है। ठीक है जी, ये जो 0 सा बना हुआ है इटैलिक स्टाइल में, ये कंपोजिट का सिंबल है। सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि R क्यूब को हम R स्क्वायर कंपोजिट R लिख सकते हैं, या R कंपोजिट R भी लिख सकते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म ये बनेगी Rn माइनस 1 कंपोजिट R, यानी यहाँ पर देखिएगा 3 था ना, तो 2 हो गया, एक माइनस करके, तो n यहाँ पर 3 है, तो n माइनस 3 माइनस 2 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो सेम वही चीज़ बन जाएगी, लेकिन ये जनरल फॉर्म है। 2 या 2 से ज़्यादा पावर भी हो सकती है, तो उसके लिए ये जनरल फॉर्म बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन की टाइप्स हैं। सबसे पहली कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हमने देख लिया, आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन है। 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन और MCQs आपके पेपर में बन के आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस आपने करना है। सबसे पहले देखिएगा, रिफ्लेक्सिव नाम से ही ज़ाहिर है, आपको अगर याद हो तो शायद आपने 5th क्लास में 4th क्लास में थर्स्टी क्रो की एक स्टोरी पढ़ी थी, या क्लेवर फॉक्स की एक स्टोरी पढ़ी थी, या एक वो ग्रीडीजा कर्स वाली स्टोरी पढ़ी थी, लालची कुत्ते वाली। तो उसमें उसने क्या किया था, पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा था। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन एज इट एज सेम टू सेम आप ही की एक दूसरी कॉपी होती है, या कह रहे हैं कि आपका अक्स जो है वो रिफ्लेक्शन इंग्लिश में उसमें कहते हैं, तो सेम टू सेम आप ही होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में भी यही है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन जिसमें सेम टू सेम नंबर हो, यानी जैसे यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, 4 है। अगर किसी सेट में एलिमेंट दिए गए हों 1 2 3 4 और उनके रिफ्लेक्शन मिल जाएं,
जैसे 1 का 1 एंड 1, 2 का 2 एंड 2, 3 का 3 एंड 3, 4 का 4 एंड 4। तो ये हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाला रिलेशन है। आल्दो इसमें ये दो एक्स्ट्रा हैं, उनको हम नहीं देखेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये है कि जो इसमें एलिमेंट मौजूद हैं उनके रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, तो वो आपके पास मिल गए हैं। तो ये आपकी कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डिटेल पहले इनकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बाद में जो कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा वो थोड़ा फास्टली मैं चलूँगा क्योंकि टाइम कम होता है, तो कम टाइम में मैं कोशिश करता हूँ सारा कोर्स कवर करूँ। सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक रिलेशन में जैसे अगर इसकी मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको 15-20 साल पहले एक कंपटीशन हुआ था मिस वर्ल्ड का, जिसमें इंडिया की एक एक्ट्रेस थी, आई थिंक सो मिस क्या नाम था उसका, ऐश्वर्या, उस को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। तो जिसकी रीज़न सिंपल थी कि उसके फेस में सिमेट्री पाई जाती थी। सिमेट्री का मतलब ये था कि जो उसकी लेफ्ट चीक की शेप थी वही राइट की शेप थी। तो ये आपने लेफ्ट एंड राइट से याद रखना है। यानी सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? जब कोई अगर एक ऑर्डर्ड पेयर राइट है तो उसका लेफ्ट भी होना चाहिए। मसलन ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये 4 नंबर है 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर देखें 1 2 है, ये आप सपोज कर लेते हैं राइट है, तो इसका इनवर्स यानी लेफ्ट भी होना चाहिए। तो ये 2 1 ये इसमें मौजूद है। ठीक है, इस तरह 1 1 है तो 1 1 का राइट लेफ्ट तो यही बन जाएगा 1 1, जो कि ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। इस तरह 2 2 है तो 2 2 का भी इसमें एग्जिस्ट करता है, 3 3 वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है, 4 4। तो लिहाजा ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्लियर हो गया जी। आगे हम एंटी सिमेट्रिक। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में जो फ़र्क है वो ये है कि जो प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक वाली है ना, एंटी सिमेट्रिक में उसके उलट होगा, एंटी होंगी। एंटी का मतलब ये है कि इसमें तो हम लेफ्ट एंड राइट देखते थे ना, कि लेफ्ट है तो उसमें राइट है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में ये होनी नहीं चाहिए, ना तो लेफ्ट होना चाहिए ना ही राइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बराबर अगर कोई लेफ्ट और राइट आएगा तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। मसलन ये एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर देखें 1 2 है, अगर तो इसका 2 1 इसमें मौजूद होता तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक नहीं रहता, सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है, इसी तरह अगर 2 3 है तो 2 3 का उलट 3 2 इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह 1 3 है तो 1 3 का उलट इसमें नहीं होना चाहिए। 4 4 है, अच्छा अगर तो बराबर आ जाए तो बराबर वाले वो उसका उलट वही होता है, तो वो उसमें मौजूद होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में बराबर वाले जो हैं वो इग्नोर होंगे, या ये कह लें कि अगर ये दोनों बराबर हो तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए अगर बराबर हो तो उसका उलट उसमें होना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर बराबर नहीं है तो उसका उलट नहीं होना चाहिए। समझ आ गई? तो ये आपका रिलेशन क्या कहलाएगा? एंटी सिमेट्रिक। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सिमेट्रिक में क्या था कि कोई भी नंबर जो है उसका उलट होना चाहिए। अगर वो दोनों नंबर बराबर नहीं हैं या बराबर हैं भी तो उनके उलट, या कह लें कि राइट है तो लेफ्ट है, लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट है तो राइट होना चाहिए उसके अंदर वो पेयर। लेकिन एंटी सिमेट्रिक में क्या है, अगर तो बराबर नहीं है तो लेफ्ट का राइट नहीं होना चाहिए या फिर राइट का लेफ्ट नहीं होना चाहिए। यानी अगर 1 2 है, ये तो बराबर नहीं है ना, तो 2 1 इसमें मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर आ जाता तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि जो एंटी सिमेट्रिक होते हैं वो सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। यहाँ पर ये देखिए, ये तो सिमेट्रिक है लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, ये केस हो सकता है कि कोई ऐसा सेट जो सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो, यानी एंटी सिमेट्रिक है तो वो सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पर ये देखें, ये एंटी सिमेट्रिक है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अगर तो ये सिर्फ एक ही नंबर होता 1 1 तो ये फिर एंटी सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। आगे हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे फिर समझ आ जाएगी। ओके,
ये ट्रांजिटिव नाम से जा रहा है, ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांजिटिव में ट्राई, जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर 3 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, तो 3 छोटा होगा 5 से भी, यानी इसमें 3 नंबर होते हैं ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह कंपोजिट में पढ़े हैं यही सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पर यूज होगा। जैसे अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है उसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर उसमें मौजूद हो, जैसे ये 1 2 है जो इक्वल, इसको हम छोड़ते हैं बाकी वाले देखते हैं। जैसे ये आपका 1 2 है, तो 2 किसके साथ लिंक कर रहा है, 3 के साथ। इट मीन्स के 1 3 भी आपके पास होना चाहिए, तो इसमें मौजूद है। ठीक है, इसी तरह 4 3 है, तो 3 तो किसी से लिंक कर ही नहीं रहा। बहरहाल यही हमने देखना था कि 1 2 2 आगे किसके साथ कर रहा है, 3 के साथ, तो 1 3 होना चाहिए, तो ये 1 3 मौजूद है। क्लियर है, तो ये आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आ जाता है। ठीक है जी, और कंपोजिट ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एस कंपोजिट एस एस के बराबर होता है, जो कि वो सेट एस का सबसेट होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ओके जी, ये इसको अब छोड़ दें, आगे हम देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से हैं और कौन कौन से रिलेशन जो है सिमेट्रिक हैं, कौन से एंटी सिमेट्रिक हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन लेस देन आर इक्वल टू ऑन सेट जी ऑफ इंटीजर। यानी आपने रिफ्लेक्सिव में देखा था दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये जो लेस देन और इक्वल है उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी 1 लेस देन ए का मतलब ये है कि 2 लेस देन 2 हो सकता है या -2 लेस देन 2 हो सकता है, तो लिहाजा ए जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव है। आगे सेट इंक्लूजन यानी सब सेट, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए इज अ सबसेट ऑफ ए रिलेट टू आर ए, तो ये भी आपका सबसेट जो है वो भी आपका रिफ्लेक्सिव होता है। इसी तरह तीसरा है डिविजिबिलिटी। इसी तरह अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा जो दोनों एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हो, जैसे 2 and 2 है तो ये डिवाइड भी हो रहे हैं, 3 and 3 है ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन पाया जाएगा। ओके, तो ये आपका 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है, इसको आपने जहन में रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये 2-3 नंबर का ये मैं चलो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, चलो जी आगे मज़ीद देख लेते हैं। इनकी टाइप्स हैं, ये एक को रिलेशन दिया गया है, इसमें आपने सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं। 1 का रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन है, 2 का है, 3 का नहीं है, लिहाजा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि तीनों के रिफ्लेक्शन होने चाहिए ना। तो ये तो 2 का, 1 का और 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो एटलीस्ट नहीं है। सेकंड, हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं। अगर 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, तो जो कि इसमें मौजूद है नहीं है, तो इट मीन्स कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब आगे हम इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, ये 2 का लिंक हो रहा है 3 के साथ, 3 का किसके साथ हो रहा है 2, तो यानी 2 3 जो कि इसमें मौजूद है, ये देखिए वो इटसेल्फ यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं, सॉरी अभी तो ये अभी हमने 1 नंबर देखा है। आगे 4 2 को देख लेते हैं। 4 2 2 किसके साथ लिंक कर रहा है, 3 के साथ, इसका मतलब 4 3 भी इसमें मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। सिमेट्रिक भी हमने चेक कर लिया, ट्रांजिटिव भी चेक कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लिया। आगे हम इसकी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखेंगे। एंटी सिमेट्रिक में मैंने बोला था कि अगर आपके पास यहाँ पर 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। एंटी में तो आपने देखा था उल्ट होना चाहिए, जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी थी ना उसके अगेंस्ट होनी चाहिए।
अगर 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, तो ये इसमें आ गया, लिहाजा ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, इस ये कोई भी प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं करती। ओके, आगे जी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। क्लोजर ऑफ आर, चलिए इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसकी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। क्लोजर ऑफ आर का मतलब ये है कि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर आप कोई रिलेशन लेते हैं और आगे उनके आप पावर सेट निकाल लेते हैं, पी आर यानी पावर सेट निकाल लेते हैं, तो वो जो रिलेशन होगा उस पावर सेट ही का सबसेट होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी इसमें बंदिश लग जाती है कि किसी भी नंबर का या किसी भी सेट का जो आपने रिलेशन निकाला है उसकी अगर पावर सेट ले ले तो ये आर जो है उस रिलेशन जो है वो आर पावर सेट के क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, बराबर भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है, कंटेन भी कर सकता है। यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर ऑफ रिलेशन है। ओके, तो ये आपको 2 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है। क्लोजर ऑफ रिलेशन की सिंबल लिखें, तो सिंपल बहुत आसान है, आर जो है वो आर के, अगर मैं आपको ट्रिक से बताऊं तो आर लिख देना आपने, ठीक है, और यहाँ पर ये कंटेन कर रहा है सबसेट लिख देना है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या लगा देना है, पावर सेट। ठीक है, तो ये आपका क्लोजर ऑफ रिलेशन आ गया। स्टूडेंट्स अभी थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया। अच्छा, रिफ्लेक्सिव को आर से, सिमेट्रिक को भी आर से, ट्रांजिटिव आर। अच्छा, ये जो क्लोजर है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव आर, यानी अगर रिफ्लेक्सिव के लिहाज से क्लोजर हो, सिमेट्रिक के लिहाज से क्लोजर हो, ट्रांजिटिव के लिहाज से क्लोजर हो, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, ट्रांजिटिव आर, सिमेट्रिक आर और रिफ्लेक्सिव आर। ओके, आगे एक थ्योरम है जी कि आर यूनियन डेल ए इज द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ आर। ये आर का रिफ्लेक्सिव क्लोजर, इसको हम इस तरह लिखते हैं, आर यूनियन आर इनवर्स या सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ आर। ओके, अगर ये निकालेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा, ये इनवर्स के साथ निकालेंगे तो ये सिमेट्रिक क्लोजर होगा, और डेल ए सिंपली निकाल लेंगे तो ये इक्वलिटी रिलेशन कहलाएगा। सॉरी, ये तो उसने खुद बोल दिया कि ये इक्वलिटी रिलेशन है, यानी अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है, इनवर्स लेंगे तो ये सिमेट्रिक क्लोजर होगा। ओके, यूनियन के साथ। तो ये आपका थ्योरम पूछ सकता है। ले जी, पार्टीशंस, ये था हमारा रिलेशन का टॉपिक। इस रिलेशन में आपको ग्राफ भी बनाने के लिए पूछ सकता है कि आपने रिफ्लेक्सिव का ग्राफ बनाना है या सिमेट्रिक का ग्राफ बनाना है, वो आपको रिलेशन दे देगा। ग्राफ बनाने मैंने आपको ऊपर सिखा दिए हुए हैं। आगे हम पार्टीशंस की बात कर लेते हैं। पार्टीशन नाम से ज़ाहिर है, अगर कोई एक बड़ा सेट है उसके छोटे छोटे सेट बना दिए जाएं, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, तो ये सेट एस की क्या कहलाएगी, पार्टीशन कहलाएगी। ठीक है, तो इफ़ AI इज नॉट इक्वल टू AJ देन AI इंटरसेक्शन AJ इज एम्प्टी सेट। तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। क्या नाम देंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक सेट A है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, और एक सेट B है, इसके एलिमेंट 3 एंड 4 हैं सपोज, तो ये इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट की डेफिनेशन है, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए, एम्प्टी सेट। तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, पार्टीशन का मैंने आपको बता दिया। तो सिस्टम ऑफ पार्टीशन, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि अगर आपके पास किसी सेट की पार्टीशंस हैं, ठीक है,
तो एनी एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए आई इज द कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल ए, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी। अच्छा जी, एक सेट एस है 1 से 9 तक, इसकी पार्टीशंस हमने बनानी है। तो पार्टीशन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पहले देखेंगे, और रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले देखिएगा 3 हमने पार्टीशंस बनाई हुई हैं, P1 P2 P3। पार्टीशंस का रूल है कि तमाम जो आप पार्टीशंस बनाते हैं उनका तमाम का जो सम है या क्या यूनियन है वो असल सेट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 से 9 तक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मिस कर दिया, समझ आ गई, 7 मिस कर दिया तो ये पार्टीशन में नहीं आएगा, क्लियर। इसी तरह इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर ये भी पहली प्रॉपर्टी थी कि वो डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है, डिसजॉइंट होने चाहिए, और तमाम जो एलिमेंट है वो एस से बिलोंग करने चाहिए। एस से बिलोंग करने का मतलब है कि उनका यूनियन एस में होना चाहिए, एस के बराबर होना चाहिए। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टीज तमाम यूनियन, जितने भी पार्टीशन बनाते हैं तमाम का यूनियन, उनकी रिप्रेजेंटेशन का यूनियन सेट एस के बराबर हो और कोई भी कॉमन ना हो, दोनों में रिपीट ना हो, ठीक है। तो इसमें तो रिपीट हो गया, लिहाजा ये भी पार्टीशन नहीं है, ये मस्ट आएगा आपको सवाल, ठीक है, 2-3 नंबर का, तो ये पार्टीशन नहीं है। तीसरा देखें, इसमें तमाम का सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तमाम इसके बराबर आ गया और कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये आपका पार्टीशन से बिलोंग करता है। अब सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए आप तरीक़ेकार क्या होता है कि पहले एलिमेंट भी ले सकते हैं, इसका तीनों में से एक एक एलिमेंट आपने ले लेना है। 1 इसका ले लिया, 2 इसका ले लिया, 7 इसका ले लिया। आप अपनी मर्जी से दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे 3 इसका ले लिया, 4 इसका ले लिया, 9 इसका ले लिया, लेकिन हर एक नंबर, हर एक सेट से एक एक नंबर होना ज़रूरी है। तो ये जो सेट होगा इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीशंस। क्लियर हो गया। इस तरह 3 2 9 भी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन है। ओके, आगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब इफ फॉर एवरी सेट ए बिलोंग टू एस, ए और ए बिलोंग करे ए से, ठीक है, या ए रिलेट करे ए से। इफ ए रिलेट करे बी से, देन बी रिलेट करना चाहिए ए से। इफ ए रिलेट करता है बी से एंड बी रिलेट करे सी से, देन ए रिलेट करना चाहिए सी से। इट मीन्स कि इसमें 3 प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, रिफ्लेक्सिव की, ठीक है, सिमेट्रिक की एंड ट्रांजिटिव की। अगर किसी में ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाएं तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। किसके? एस के। ठीक है, इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं, टिल्डा डाल के नीचे इक्वल डाल देते हैं, या फिर 3 ये इक्वल साइन डाल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि रिलेशन इक्वल ऑफ इक्वालिटी ऑन एनी सेट एस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्वालिटी में तो आपको पता ही है कि अगर कोई नंबर इक्वल हैं तो उसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर ले लेते हैं जी, सपोज 1 1 2 2 एंड 3 3। इसमें तो आप देखें रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपने देखा था हर एक का रिफ्लेक्शन है। सपोज एस सेट हम लेट कर लेते हैं ना कि ये 1 2 एंड 3 है, इसमें रिफ्लेक्सिव भी है। अब सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और जो तीसरी ट्रांजिटिव वो भी होल्ड करती है, तो लिहाजा ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, अच्छा, ये जो सबसेट का रिलेशन है ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होता। सबसेट का रिलेशन इक्विवेलेंट नहीं होता, ये भी हमने पीछे देखा था कि इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ये वाली। ठीक है, लिहाजा ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम, इसको आपने बस याद ही रखना है। ए इज इक्वल टू बी आपने लिख देना है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और मॉड एम, मॉड एम, इसको मैं मज़ीद जो है वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो लिखते हैं, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन रखता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये डिवीजन से ही है, ये पीछे निकालना सीखा हुआ है हमने, ओके। आगे जी, इक्विवेलेंस क्लास एंड कोशेंट सेट। कोशेंट सेट ये इसका सिंबल है, कोशेंट डिवीजन को भी बोलते हैं, एस डिवाइड आर, ठीक है। तो ये कैसे निकालना है इसके लिए भी आगे हम देख लेते हैं। इसको बस आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि क्वेश्चन सेट को किससे याद करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी पार्टीशन ऑफ एस है, ठीक है। क्वेश्चन सेट जो पार्टीशन ऑफ एस है, इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन एस सच दैट एस, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है इसको इस तरह लिखेंगे, एस इक्विवेलेंट टिल्डा डाल के, ठीक है। ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेम द पार्टीशन ऑफ पी है, ओके। जैसे यहाँ पर एक सपोज एक सेट दिया गया है, इससे आपको क्वेश्चन निकालना है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि एक रिलेशन है, सेट ऑन एस पे है, तो आर की इक्विवेलेंस रिलेशंस कौन सी हो सकती हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पहले देख लिया, 1 है, 1 3 है, 2 है, 3 की नहीं आ रही, ठीक है, 4 है, 4 की आ गई, 1 इज नॉट इक्वल टू 3, सो इक्विवेलेंट सॉरी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 आ जाएगा, द पार्टीशन ऑफ एस। पार्टीशन का आपने पीछे पढ़ा हुआ था कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये आप ले सकते हैं, कोई सी 2 नंबर। चलो जी, आगे हम फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है थोड़ा, 15-20 मिनट में फंक्शन पे लगाऊंगा। फंक्शन को करने के बाद आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शन सबसे पहले देखिएगा, रिलेशन ही की एक टाइप है, यानी रिलेशन से आगे इसको हम एक्सटेंड करते हैं। अगर कोई रिलेशन ऐसा हो जिसमें 2 शराइत हों, पहली शराइत ये है कि उसकी डोमेन ए के बराबर आ जाए, यानी पहले सेट के बराबर एस हो सकता है, ए हो सकता है, ए के बराबर आ जाए, और नो रिपीटिशन, और कोई रिपीट ना हो, पहला एलिमेंट रिपीट ना हो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। ये 2 कंडीशन हो तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाता है, फर्स्ट एलिमेंट। या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं इसकी फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है जी। क्या क्या डेफिनेशन है कि डोमेन ए के बराबर होनी चाहिए, यानी पहले सेट ए के बराबर होनी चाहिए, और दूसरे पहले एलिमेंट में क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम A is called domain of function and B is called the target set, या उसको हम उसकी रेंज भी कहते हैं, ठीक है, या टारगेट सेट। इसने इतनी कोई एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दी हुई, बहरहाल आपने ये याद रखना है कि अगर डोमेन ए के बराबर आ जाए किसी रिलेशन में तो वो आपका, और पहले नंबर में रिपीटिशन हो तो आपका फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर 2 सेट दिए गए ए और बी, इसके एलिमेंट हैं और ये बी के एलिमेंट है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो A1 B2 C2 एंड D3। अगर आप डोमेन लें तो वो ए के बराबर ही आ जाती है, ABCD, ठीक है। और रिपीट बी कोई नंबर नहीं हो रहा, यानी ए को 1 के साथ ही मिलाया हुआ है, बी को 2 के साथ मिलाया हुआ है, सी को 2 के साथ, डी को 3 के साथ, पहला नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर इस तरह होता ना, ए को 1 के साथ, ए को 2 के साथ, तो ये फंक्शन नहीं रहता, ओके। तो आगे ये नोटेशन है फंक्शन की, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह इसको लिखते हैं, ओके जी। ये नोटेशन आपसे पूछी जा सकती है पेपर में कि फंक्शन की नोटेशन क्या है, ठीक है। अब ये हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेते हैं फंक्शन है कि नहीं है।
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो x वाले होते हैं ना, जिसकी वैल्यू रखने से y की वैल्यू निकलती है, ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और जो y का आंसर आता है, जैसे f1 पे x की वैल्यू 1 रखने पे 1 आ गया, 2 रखने पे 4 आ गया, 3 रखने पे 9 आ गया, तो ये 1 2 3 जो x की वैल्यूज हो आपकी इंडिपेंडेंट है, और जो आंसर आ रहे हैं y की वैल्यू वाले आपके डिपेंडेंट होंगे। ओके, ठीक है जी। तो आगे ये कुछ फंक्शंस की एग्जांपल हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें सच कुछ नहीं याद करने वाला, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, 1 वाला फंक्शन जो है वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। 1 इसको हम लिखते किस तरह, 1a, a to a, ठीक है, 1a यानी आइडेंटिटी किस पे है, a पे आइडेंटिटी है। ओके जी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फंक्शन एज अ रिलेशन छोड़ दें, इसको ये करने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, ये ग्राफ आपको स्केच करना आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही है ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यू लेके वाई की ये इफेक्ट वाई की वैल्यू बन जाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप इसको ड्रा कर देते हैं, तो जो पॉइंट होते हैं उनको आपस में मिला लेते हैं, तो ये जो आपका आता है ये आपका ग्राफ बन जाता है। ओके, खैर ये सच कोई अहम नहीं है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि आपने, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आपने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। आपको सेट ए दिया गया है, ए से ए पे फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन लिखने के बाद ये उसने रिलेशन भी दे दिया हुआ है। ग्राफ तो आप इसको छोड़ दें, इमेज निकालना है हमने। इमेज मैंने आपको बोला था जो दूसरे एलिमेंट होते हैं, एफ ए का आपने इमेज निकालना है, तो जो आपके दूसरे एलिमेंट होंगे आपका इमेज होगा, ठीक है। तो दूसरे एलिमेंट देखिएगा 1 3 आ रहा है, तो 3 पहले ले लिया, 2 को किसके साथ किया 5 लिख लिया, 3 को किसके साथ किया 5 2 दफ़ा आ गया, एक दफ़ा ही लिखेंगे। 4 को किसके साथ लिंक किया गया 2 को, तो 2 आ गया। 5 को 3 के साथ वो भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये आपका इमेज या रेंज जो है वो आपकी आ जाती है, ठीक है। आगे फाइंड एफ एस वेयर एस इज इक्वल टू 135, तो एफ एस निकालना है जबकि आपको एस की वैल्यू क्या दी गई है 135, यानी 1 पे आपने देखना है एफ एस क्या निकलेगा। 1 पे देखें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 3 पे देखें 3 पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फिर 5 पे देखें क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये 3 5 यानी इमेज इसकी निकल आएगी सिंपली, ठीक है। आगे एफ इनवर्स निकालना है जबकि टी दिया गया 2 3, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल काम है। अब आपने रेंज को लेना है और पीछे जाना है। 2 और 3 पे देखें किसके साथ लिंक हो रहे हैं, 2 किसके साथ हो रहा है 4 के साथ, तो 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह 3 किसके साथ हो रहा है 1 के साथ, 1 आ गया, फिर 3 किसके साथ हो रहा है 5 के साथ, तो ये आपका आ जाता है एफ इनवर्स टी, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, जो रेंज होती है ना वो एरो हेड जो होता है उसको पीछे लेके जाना होता है, वो किस किस से लिंक कर रहा है, 2 और 3 जो है वो किस किस से लिंक कर रहे हैं वो यहाँ पर सेट लिख देंगे, ठीक है जी। ले जी, आगे थ्योरम है कंपोजिट का, एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी एसोसिएटिव लॉ की तरह एफ कंपोजिट जी कंपोजिट एच। अब कंपोजिट निकालना आपने सीखे हुए हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। आगे फंक्शन की टाइप है, सबसे पहले है 1 to 1 फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 या इंजेक्टिव कब होगा, अगर तो एफ ए बराबर हो एफ बी के, यानी ए और बी अगर बराबर हो तो वो आपका 1 to 1। यहाँ देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ आएगी, ठीक है। जैसे 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू एक दफ़ा प्लस रख के देखें, 2 रख के देखें, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह -2 रख के देखें, तो जबकि बराबर नहीं है -2, तो एफ एक्स -2 रख के देखें तो -7 आ जाएगा। यानी हमने अगर तो बराबर ना हो तो एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर नहीं आती, लेकिन अगर बराबर हो ए और बी बराबर आ जाए, यानी पहले 2 रखा फिर 2 रखा तो ये दोनों बराबर आ गई हैं, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा बराबर आएगा। यहाँ पर x1 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा
x1 -3, फिर x2 रख के देख लेते हैं 2x - 3। तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा और रियल नंबर ही से बिलोंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर जो है ना ये 1 to 1 नहीं है। क्यों 1 to 1 नहीं है? अब अगर आपने -2 रखा और 2 रखा तो ए और बी तो बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन के आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, लिहाजा ये 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में किसी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो ऑन टू है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ ए बराबर बी कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं कि एफ ए का आंसर बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं, और ये जो 1 to 1 था इसको इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सरजेक्टिव या ये ऑन टू फंक्शन जो है, इसके लिए आपने क्या चेक करना है कि ये आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो आपने एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रख लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट करें 1x + x²। तो x की जो वैल्यू है वो अयोटा में आ जाएगी, जो कि रियल नंबर नहीं है आपका, ठीक है। अब अयोटा तो रियल में नहीं आता ना, ये तो आपका किस में आ जाता है, इमेजिनरी नंबर में आ जाता है, कम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। तो लिहाजा ये आपका ऑन टू नहीं होगा, जबकि 2x - 3 आपका ऑन टू है। इससे पहले हमने 2x - 3 को देखा था, ये 1 to 1 भी था, लेकिन ये ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है? आपने इसको 0 के बराबर रख के देखें तो x की कोई ना कोई वैल्यू आपकी आ जाती है, जो कि रियल नंबर ही में लाई करती है। जैसे हम करके देख लेते हैं, तो x की वैल्यू जो है ये आपके पास 3/2 आ जाएगी, जो कि किससे बिलोंग करती हैं, रियल नंबर सी से बिलोंग करती हैं। लिहाजा ये आपका ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, ओके। अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? इसको इन्वर्स भी कहते हैं, एफ इन्वर्स बी टू ए हो जाएगा। अगर ए टू बी था तो बी टू ए हो जाएगा, तो इसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। और आगे एक प्रॉपर्टी है कि एफ इन्वर्स कंपोजिट एफ जो है वो 1a के बराबर होता है, एफ कंपोजिट एफ इन्वर्स 1b के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर कोई फंक्शन ऑन टू भी हो 1 to 1 भी हो, यानी सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों हो, तो उसको हम बोलते हैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये आगे कुछ 1 to 1 की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन टू की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहले जी इंटीजर वैल्यू फंक्शन, इसको हम इंट x से डिनोट करते हैं, इंट x से डिनोट करते हैं। जितने भी इंटीजर वाले हैं यानी 1 2 3 5 7 वो आपके इंटीजर वैल्यू फंक्शन होंगे, ठीक है। इसी तरह 3.14 है, 7 है, एंड सो ऑन। रिमाइंडर फंक्शन, रिमाइंडर फंक्शन को हम k mod m से डिनोट करते हैं, यानी जो रिमाइंडर नाम से जा रहा है, जैसे कि ये 25 को डिवाइड किया गया है 7 से, तो रिमाइंडर जो 4 बनता है ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर फंक्शन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 mod 8 = 3, ठीक है। तो ये आपके रिमाइंडर फंक्शन है, ये आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। इसको हम पढ़ते हैं k मॉडुलो m। आगे जी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी पावर वाले जो है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जैसे f(x) = a⁴x है, ठीक है। लेकिन पावर जो है वो वेरिएबल हो और ये कांस्टेंट हो, जैसे 2⁴x है, तो ये यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। लॉगरिथमिक जिसमें लॉग आ जाए, log bx वाला लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है। कोई भी अगर log इन्वॉल्व हो जाए तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है जी। आगे ये कुछ क्वेश्चन है log से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। ये आसान ही है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। रिकर्सिव डेफिनेशन, तो रिकर्सिव डेफिनेशन, रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस में 2 स्टेप होते हैं, एक बेसिक स्टेप होता है और एक रिकर्सिव स्टेप होता है, ये याद रखना है आपने। इसमें बेसिक स्टेप में हम x की वैल्यू या n की वैल्यू 1 से
सॉल्व करते हैं और रिकर्सिव स्टेप में फिर उसी पहले पिछले स्टेप को रिपीट करते हैं। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं फिबोनाची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आएगा सवाल, सिंपल है लेकिन एक दफ़ा समझ लें इसको। n की वैल्यू दी गई है 0, जबकि n 1 भी दिया गया है। देन एफ एन इज इक्वल टू n, ये एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, हमने क्या बोला है उसने कि फाइंड करना है एफ एन की वैल्यू। तो एफ ज़ीरो क्या है आपके पास 1 है, सॉरी 0 है। यहाँ पर एफ ज़ीरो यानी एफ एन की वैल्यू आप निकालेंगे। एफ एन की वैल्यू कहाँ पर कैसे निकालेंगे, एन की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ गया। एन की जगह 1 करेंगे तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया बेसिकली, इस फंक्शन से आपने रिकर्सिवली बाकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ये रिकर्सिव फंक्शन दिया गया है, इससे आपने बाकी वैल्यू निकालनी है, जैसे 0 निकाल लिया, 1 निकाल लिया, ठीक है। तो n ग्रेटर देन अगर 1 हो तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन है। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करें, तो 2 पुट करने से f0 आ गया प्लस f1 आ गया। तो f0 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई थी, वो यहाँ पुट कर लें तो ये f2 की वैल्यू निकला। इसी तरह f3 की, f1 4 की, सारी f5 की, ये रिकर्सिवली आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो 2 गिवन है उससे आपने बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इसी तरह इसको भी आप लाजमी देखिएगा, ये भी आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये भी एग्जांपल आ सकती है। ये कार्डिनैलिटी क्या होती है, किसी सेट में जितने नंबर होते हैं उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। जैसे इसमें 4 नंबर है तो इसकी कार्डिनैलिटी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो कार्डिनैलिटी सेम है तो सेट दोनों हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, सेम कार्डिनैलिटी के सेट है, ठीक है। आगे ये एक एग्जांपल है, ये आपने साबित करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने दिस इज़ नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 अगर हो जाए तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा, अगर 1 to 1 नहीं है तो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है। आगे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम चेक करेंगे, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये जैसे 1 जो है 2 के साथ लिंक हो रहा है, 2 4 के साथ लिंक हो रहा है, 3 6 के साथ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इसमें है। ये टॉपिक थोड़ा बेसिकली डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको इतना डीप नहीं जा रहा। आगे ड्यूनेबरेबल सेट क्या उनसे होते हैं, अगर कोई सेट इन्फिनिट और काउंटेबल इन्फिनिटी हैज़ द सेम कार्डिनैलिटी एज p, अगर किसी सेट की कार्डिनैलिटी p के बराबर हो, यानी नेचुरल नंबर सेट जो होते हैं उसके बराबर आ जाए तो हम कहें कि वो ड्यूनेबरेबल है, ठीक है। अगर उसकी कार्डिनैलिटी इस सेट की कार्डिनैलिटी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो कौन सा नंबर ड्यूनेबरेबल है। जैसे कि p और e, अगर जो सेट E1 सेट है उसकी कार्डिनैलिटी देखें वो भी इसी के बराबर होती है। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। अब ई सेट जो है वो 2 है, 4 है, तो 2 1 के साथ, 2 के 4 2 के साथ, 6 3 के साथ इनकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस पाई जाती है, लिहाजा ये ड्यूनेबरेबल सेट होंगे। तो काउंटेबल भी वही है, अगर कि वो ड्यूनेबरेबल है तो हम बोलेंगे कि वो काउंटेबल भी है, ठीक है। और अगर ड्यूनेबरेबल नहीं है, नॉन ड्यूनेबरेबल है, तो नॉट काउंटेबल होगा, ओके। ये एक एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है। जैसे p क्रॉस p एक सेट है, ये आपने बताना है कि ड्यूनेबरेबल है कि नहीं है। तो p क्रॉस p में हम इसके ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं, जैसे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 एंड 4। अब देखिएगा 1 1 2 1, फिर इस तरह 2 2 2 3 एंड सो ऑन, इन तमाम के हमने मतलब ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इसको अब हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखें सेट नेचुरल नंबर के साथ, तो वो होती है 1 to 1 1 से हो गया,
2 1 2 से, 1 2 3 से, 1 3 4 से, 2 2 4 5 से एंड सो ऑन। तो लिहाजा ये न्यूमरेबल होंगे या काउंटेबल सेट होंगे। ओके, इनके आपने नेचुरल नंबर के साथ क्या चेक करनी होती है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी होती है। ओके जी, तो आगे भी यही सारी चीज़ें हैं। तो रैशनल नंबर भी आपका जो है न्यूमरेबल है, क्योंकि रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उसकी भी आपके नेचुरल नंबर के साथ क्या होती है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। ओके जी, होपफुली आपको समझ आई होगी। इसी तरह जेड भी आपका न्यूमरेबल है, उसकी भी ये देखिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस पाई जाती है नेचुरल नंबर के साथ। थैंक यू। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।